नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी उपन्यास विधा का ये पहला भाग है। इसके पहले दोस्तों हमने नाटक विधा के प्रश्नों को और हिंदी साहित्य के रीत काल से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। दोस्तों, यदि वे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे लिंक दी हुई है। सभी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, DSSB आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है 429 उपन्यास मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर है मैला आंचल का कहानी क्षेत्र विकल्प डी बिहार से संबंधित है। इसका उत्तर विकल्प डी से है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी का है। उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव पर आधारित है। ये फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध। प्रति परिकथा 1957 की है। दीर्घ तपा 1963 की है। जुलूस 1965 की है तथा पलटू बाबू रोड ये 1979 है। रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास है। नोट: मैला आंचल कहानी नहीं है बल्कि रेणु का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? इसका उत्तर होगा पूर्ण प्रकाश। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। इसका उत्तर ए है, विकल्प ए है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यास प्रभावती 1936 का, अलका 1933, निरूपमा 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है। ये मराठी से हिंदी में अनुदित है। चलिए अगला प्रश्न 441। जन्म काल के अनुसार निम्न कथाकारों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है तो इसमें से जैनेन का देखा जाए तो इनका जन्म काल है 1905। भगवती चरण वर्मा का है 1903 और अमृत लाल नागर का है 1916। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इनका भी 1907 माना जाता है, 1907। तो इस प्रकार सबसे पहले भगवती चरण वर्मा आएंगे तो ये तीनों कट जाएंगे। भगवती चरण वर्मा 1903, फिर इसके बाद जैनेन्द्र 1905, फिर इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, फिर अमृत लाल नागर 1916। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। भगवती चरण वर्मा का 1903 से 1981, जैनेन्द्र का 1905 से 1988, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1979, अमृत लाल नागर का 1916 से 1990। चलिए अगला प्रश्न 442। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री माने जाते हैं। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री हैं और इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता संतत, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि ये सभी देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं। चलिए आप देखते हैं। गोपाल राम गहमरी को इनको जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? गोपाल राम गहमरी को। और तिलस्मी अय्यारी का प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री को माना जाता है।
गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश, जासूस की भूल। ये सभी गोपाल राम गहमरी की उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक हैं। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अन्य उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल। ये सभी गोपाल राम गहमरी के जासूसी उपन्यास हैं। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम, लज्जाराम शर्मा ने धूर्त, रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये कथन किसका है? ये कथन है किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का। विकल्प डी सही। इसका उत्तर विकल्प डी सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इनका आलोचनात्मक साहित्य ग्रंथ है नामक ग्रंथ में, इस ग्रंथ पर इन्हें 1996 में व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान किसमें मिला है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में रामस्वरूप चतुर्वेदी को 1996 में व्यास सम्मान मिला। चलिए अगला प्रश्न 445। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ? गर्म राख दोस्तों 1952 में प्रकाशित हुआ। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख 1952 में प्रकाशित हुआ। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख 1952 में प्रकाशित हुआ। अश्क जी को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यास कहा जाता है। मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यास कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास सितारों का खेल 1940 ईस्वी, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी, पत्थर अलपत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, बांधो न इस ठाव को 1974, निमिषा 1980। गर्म राख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1957 है। ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी का गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है, जो विकल्प में नहीं है। ये नोट दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न 446। बाजार के बीच में बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है। बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है। ये हैं प्रभा केतान। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम प्रभा केतान है। ये लघु उपन्यास है। लघु उपन्यास विधा की रचना है। प्रभा केतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन द beauvoir की पुस्तक द सेकंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफ़ी चर्चित रही। प्रभा केतान द्वारा रचित उपन्यास आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, ये सभी प्रभा केतान की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 447। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास पुनर्नवा है। पुनर्नवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि दोस्तों हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप सभी हमारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख पुनर्नवा अनाम दास का पोथा, जबकि निर्वासिता अनूप लाल मंडल द्वारा निरुपमा निराला की है।
तथा बुधवा की बेटी उपन्यास उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। एक बार फिर से देख लेते हैं। निर्वासिता है अनूप लाल मंडल का और निरुपमा है निराला का। बुधवा की बेटी है उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है पंडित श्रद्धा राम फुलौरी के उपन्यास भागवती का रचनाकाल है। इसका रचनाकाल है 1877। भागवती का रचनाकाल है विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंडित श्रद्धा राम फिल्लौरी के उपन्यास भागवती का रचनाकाल है 1877। फिल्लौरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतक, हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार। इनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश हरे श्रद्धा राम फिल्लौरी का द्वारा रचित आरती है। लोकप्रिय हुई फिल्लौरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियाँ हैं सत्य अमृत प्रवाह, सत्य उपदेश, तत्वदीपक आदि सभी रचनाएं श्रद्धा राम फिल्लौरी की। चलिए अगला प्रश्न 449। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। दूसरे भाग का शीर्षक है विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो और इसका उत्तर ज़रूर दीजिए। बाकी इसके बाद हम तो उत्तर बताते हैं और इसके बाद हम व्याख्या भी पूरी बताते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल है। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। ये उपन्यास 2 भागों में है। पहले भाग का नाम वतन और देश 1958 में प्रकाशित। दूसरे भाग शीर्षक का नाम देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित। यशपाल द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक कृतियाँ हैं दादा कामरेड 1941 का, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, अप्सरा का सांप 1965, तेरी मेरी उसकी बात 1974। ये सभी यशपाल के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कृत आंचलिक उपन्यास है 1954 में प्रकाशित। 1954 का ये मैला आंचल है। विकल्प डी सही है। फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है 1954 ईस्वी का। दूसरा फैक्ट है फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास है। रेणु कृत मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेहरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। ये फणीश्वर नाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास है। अगला फैक्ट है फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। अगला फैक्ट है फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। जन्मदाता के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध है। अगला फैक्ट है मृगनयनी 1950 उपन्यास के रचनाकार वृंदालाल वर्मा है। अगला फैक्ट है शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, भाग 2 1944 अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास। अगला फैक्ट है गोदान 1936 उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। और अगला फैक्ट वृंदालाल वर्मा हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है राग दरबारी के रचनाकार। राग दरबारी के रचनाकार श्री लाल शुक्ल हैं। विकल्प बी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राग दरबारी का रचनाकाल है 1968 ईस्वी। उपन्यास के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल है। अगला फैक्ट राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग, आंचलिकता का मिश्रण है। अगला फैक्ट श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी का, अज्ञातवास 1962 का है,
राग दरबारी 1968 का, सीमाएं टूटती है 1973 का है, मकान है 1976 का, पहला पड़ाव 1987 का, विश्रामपुर का संत 1998 का। अगला फैक्ट, 1969 ईस्वी में श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी कब मिला? साहित्य अकादमी 1969 में किसके लिए? राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को। अगला फैक्ट है, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2001 में भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला। 2001 में श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से, सॉरी दोस्तों, 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 452, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? इसमें से सुनीता उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, जबकि ये जैनेन्द्र का है, जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र का 1934 ईस्वी, उपन्यास प्रेमचंद का नहीं। ये जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास। शेष तीनों उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद हैं। अगला फैक्ट, जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी सुखता, विवर्त व्यतीत, जयवर्धन मुक्तिबोध, अनंतर, अन्नाम स्वामी, दशार्क, ये सभी जैनेन्द्र के। चलिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जीवन काल 1880 से 1936। इनका मूल नाम था धनपत राय, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी जाती है। बंगला कथाकार शरत चंद्र इनको उपन्यास सम्राट बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वयम रक्षामक किसकी रचना है? वयम रक्षामक चतुरसेन शास्त्री की रचना है। विकल्प 20 से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वयम रक्षामक चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। उपन्यास वैशाली नगर की वधू, सोमनाथ, गोली, सेना और खून, 3 खंडों में विभाजित है। रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र, ये सभी चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास। और इनकी कहानी देख लेते हैं। अच्छा दुखवा मैं काशों कहूँ सजनी, कैदी, आदर्श, बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानियाँ, ये कहानी है चतुरसेन शास्त्री की। नाटक देख लेते हैं। राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्सर्ग, क्षमा, ये सभी चतुरसेन शास्त्री के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है। इसकी साहित्यिक विधा उपन्यास है। विकल्प सी सही। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा का रचनाकाल 1946 है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास 4 चंद्रलेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म, साधना विचार और वितर्क विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह। अब इनके निबंध देखते हैं। कल्पत्रु, साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, ये सभी निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। चलिए इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं। आलोचनात्मक शोर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित योजना, सहज साधना, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। चित्रलेखा 1934 ईस्वी का है। भगवती चरण वर्मा का औपन्यासिक कृति है, जिसमें रत्नांबर के 2 शिष्य हैं, श्वेतांग और विशाल देव की कथा है। इसमें आध्यात्म और वासना का तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सभी नचावत, राम गुसाई, प्रश्न और मारीचका, युवराज, चुंडा, चाणक्य, ये सभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं।
अगला फैक्ट है, भूले बिसरे चित्र पर सन 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसमें? भूले बिसरे चित्र में सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला फैक्ट है, चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत आया है। चलिए अगला प्रश्न, छाया मत छूना इस उपन्यास के लेखक हैं। छाया मत छूना इस उपन्यास के लेखक हैं। छाया मत छूना इस उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। हिमांशु जोशी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। छाया मत छूना उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। हिमांशु जोशी के प्रमुख उपन्यास अरण्य, महासागर, छाया मत छूना, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए, सूरज। अब देखते हैं हरि सुमन बिष्ट के उपन्यास। हरि सुमन बिष्ट के ममता, आसमान झुक रहा है, होना पहाड़, आचरी माचरी, ये सभी हरि सुमन बिष्ट के उपन्यास है। अब देखते हैं शैलेश मटियानी के उपन्यास। किसे? शैलेश मटियानी। हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली बोरीवली से बोरीबंदर तक, बोरीवली से बोरीबंदर तक, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी, मुठभेड़, ये सभी शैलेश मटियानी के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है कृष्णा सोविती। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्णा सोविती का उपन्यास है। इनका जन्म 1925 को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ है। निधन 2019 को हुआ है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000 इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 1980 ईस्वी में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी मिला है। कब? 1980 में साहित्य अकादमी। तथा 2017 में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ 2017 में। 1980 में रचित बादलों के घेरे में इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है हम हसमत, संस्मरण है, एवं मित्रों मरजानी उपन्यास इनका प्रमुख रचना है। चलिए 458 नंबर प्रश्न है 458, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का अनुक्रम। चलिए देखते हैं। रंगभूमि है 1925 का, और सेवा सदन है 1918 का, और कर्मभूमि है 1932, ये 32 का, गोदान 1936 का। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा सेवा सदन। सेवा सदन ए और बी कट जाएगा। सबसे पहले आएगा सेवा सदन, जो कि ये 1918 का। इसके बाद आएगा रंगभूमि 1925। सेवा सदन, रंगभूमि। विकल्प बी सही है। विकल्प डी सही। सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि है 1932 का, गोदान 1936 का। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। रंगभूमि का कथानायक सूरदास है। इनका नामक अंधा व्यक्ति है। रंगभूमि का नायक सूरदास है, जो कि अंधे हैं। कर्मभूमि अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। अगला फैक्ट है, गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, जो कि कृषक जीवन पर आधारित है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम एवं अपूर्ण है। मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद का, जो कि इसको इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पना आश्रित उपन्यास है, ये सही नहीं है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पना आश्रित उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में किया गया। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मकता के साथ दिखाया गया। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता संस्कृत का जीवंत दस्तावेज है। हजारीप्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की, चार चंद्रलेख 1963 की है, पुनर्नवा 1973 की है, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी की। चलिए अगला प्रश्न है 460, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें अर्धनारीश्वर, जो कि विष्णु प्रभाकर की रचना है, इसमें अर्धनारीश्वर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया, ये कथन सही नहीं है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया, ये कथन सही नहीं। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का जीवन, इनका विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है, जो नर और नारी के सुर और स्वर
मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने जीवन अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है जिसकी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्णन की है। किसमें? अपने अपने जीवन में मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्णन की है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास खंजर नयन, इसमें सूरदास के जीवन पर आधारित है। इसमें कुल 21 अध्याय हैं। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। चलिए अगला प्रश्न। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा किसकी रचना है? तो ये रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा मैत्री, सॉरी दोस्तों, ये है चित्रा मुग्दल की रचना है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चित्रा मुग्दल की है जिसके लिए उन्हें 2018 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। किसने? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए। चित्रा मुग्दल के प्रमुख उपन्यास आवाम 2000 ईस्वी का, लपटें 2000, पेंटिंग अकेली 2014 का, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा 2016 का है। आप देखते हैं प्रभा केतान के उपन्यास तालाबंदी 1991, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996। अब देखते हैं मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास। स्मृति दंश 1990 का है, बेतवा बहती रही 1993 का है, ईदन मम 1994 का, चाक 1997, झूला नट 1999। ये सभी मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं। अब देखते हैं अलका सरावगी के उपन्यास। कली कथा, वाया बाईपास, शेष कादम्बरी, ये दोनों, शेष कादम्बरी 2001, कोई बात नहीं 2004, ये सभी अलका सरावगी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 462। औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। कुरु सोहा है मनोहर श्याम जोशी की। स्वाहा है मनोहर जोशी की। मरी हुई मछली है राजकमल चौधरी की। और काला जल है गुलेशर खानसानी की। झीनी झीनी बीनी चदरिया है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा कुरकुर सोहा मनोहर स्वामी, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी, काला जल सानी, झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह। इस प्रकार 3-1-4-2 विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या: कुरकुर स्वामी मनोहर स्वामी, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी, काला जल गुलेशर खानसानी, झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह। प्रश्न: आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि ये लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। विकल्प बी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। परीक्षा गुरु 1982 का श्री लाला निवास दास द्वारा रचित है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना। भागवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्णदास का। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार है? शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। शेखर एक जीवनी के चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है, जो कि इनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944। इसमें अज्ञेय ने बाल मन पर पड़ने वाले अहम भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति का मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया। अज्ञेय के कहानी संग्रह विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल, ये सभी कहानी संग्रह अज्ञेय के। अब देखते हैं अज्ञेय के उपन्यास। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 और अज्ञेय के यात्रा वृतांत है। अरे याजावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा मछली, ये सभी
आगे की यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है 465, महिला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? महिला आंचल उपन्यास में मैरीगंज का, बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव का चित्रण है। विकल्प बी सही। महिला आंचल 1954 का है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज का चित्रण किया गया है। मैरीगंज प्रमुख पात्र प्रशांत हैं, कमली है, कालीचरण, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव तथा बामन दास, ये सभी पात्र हैं। रेणु जी के अन्य उपन्यास प्रति परिकथा 1957 का है, दीर्घ तपा 1963 का, जुलूस 1965 का है, कितने चौराहे 1966 का है, पलटू बाबू रोड 1979 का, राम रतन राय 1971 का है। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। अगला फैक्ट है, रेणु अपना साहित्यिक गुरु बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादोड़ी को मानते हैं। किसको? सतीनाथ भादोड़ी को अपना अपना गुरु मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? इसमें गढ़ कुम्हार फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है। गढ़ कुम्हार फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं, बल्कि ये वृंदालाल वर्मा का है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। ये गढ़ कुम्हार वृंदालाल वर्मा का है, जबकि प्रति पर कथा, जुलूस और महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास है। अगला फैक्ट है, रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। अगला फैक्ट है, अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। अगला प्रश्न है 467, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। विकल्प सी सही। विकल्प सी सही। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसब 1982 ईस्वी का। मनोहर श्याम जोशी का अन्य उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा 1980, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994, हमजाद 1996, टाटा प्रोफेसर 2001, क्याप 2001, कौन हूँ मैं 2006 की। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास क्याप पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसने? क्याप पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिल्ली दूर है 1993, ये है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास। और मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, जिस पर सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए पर साहित्य अकादमी तथा व्यास सम्मान दोनों मिला। मुझे चांद चाहिए पर 1993 में सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी तथा व्यास सम्मान दोनों प्राप्त हुआ। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी का है, कमलेश्वर की रचना है। ये 2003 में साहित्य अकादमी इनको मिला था। 2003 में कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी का कमलेश्वर की रचना में 2003 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है। प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की है? ये ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की है। विकल्प सी सही है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1889 में प्रकाशित हुआ। हरिओम जी के अन्य उपन्यास है आधे खिला फूल 1907 ईस्वी का। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यासों को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। अगला फैक्ट, हरिओम जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1865 तथा मृत्यु 1947 ईस्वी में हुआ। अगला फैक्ट है, गणपति चंद्रगुप्त ने हरिओम जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा। किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने हरिओम को आधुनिक युग का सूरदास कहा है। अगला फैक्ट है, हरिओम द्वारा रचित प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रज आंगना विलाप था। ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 469, घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी का सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों दरारों छिद्रों में
उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। ये निम्न चित्रण किस उपन्यास का है? यह चित्रण है तमस, जो कि भीष्म साहिनी का है, तमस उपन्यास का है। विकल्प डी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये उपन्यास तमस भीष्म साहिनी का उपन्यास है। विकल्प डी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 470। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुणा कहानी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? ये धर्मवीर भारती, जो कि गुनाहों का देवता उपन्यास में हुआ है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंदर और सुधा की भावुकता करुण कहानी का चित्रण धर्मवीर भारती द्वारा रचित गुनाहों का देवता में हुआ है, जबकि नदी के दीप अज्ञे का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में कौन उनके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। अब्दुल्ला दीवाना ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब्दुल्ला दीवाना ये लक्ष्मी नारायण लाल का। विकल्प डी से ही बाकी तीनों सुमेलित हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 1927 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककार हैं। इन्होंने अनेक नाटक एवं उपन्यास लिखे हैं। इनके उपन्यास हैं धरती की आंखें 1951, काले फूल का पौधा 1955, प्रेम अपवित्र नदी है 1972, कनॉट पैलेस 1946, नाटक अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी, ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। चलिए प्रश्न 472। उपन्यास उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प डी गबन में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या नहीं है, बल्कि इसमें मध्यम वर्गीय जीवन की असंगत का यथार्थवादी चित्रण है। तो विकल्प डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक क्यों आख्यान भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अनाम दास का पोथा। इसको रैक क्यों आख्यान कहा जाता है। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 474। इसको सुमेलित करना। उपन्यास लेखक मैला आंचल है, फणीश्वर नाथ रेणु का 1954 ईस्वी का। और यह पतबंधु था, ये नरेश मेहता का 1962 ईस्वी का। गली आगे मूर्ति है, गली आगे मूर्ति ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित शिव प्रसाद सिंह का है। और ये लोक ऋण विवेकी राय का है, ये 1977 ईस्वी का है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा द आ बासा। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? 475। इसका उत्तर है विनय और सोफिया रंगभूमि, जो कि प्रेमचंद का उपन्यास है। विकल्प बी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विनय और सोफिया प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि का, जो कि 1925 के पात्र हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही, पूंजीवाद के जनसंघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकरण के दोष का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं सूरदास, जनसेवक, प्रभु सेवक आदि ये उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी ये सुमेलित नहीं है। ये एक जमीन अपनी चित्रा मुग्दल का उपन्यास है। ये चित्रा मुग्दल का उपन्यास है। बाकी प्रभा खेतान का अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा का ठीकरे की मंगनी, शोरबाला अग्निपंछी, ये सभी सुमेलित हैं। ये एक जमीन अपनी चित्रा मुग्दल का उपन्यास है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक जमीन अपनी चित्रा मुग्दल का उपन्यास है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं आवाम 1999 का उपन्यास है, जिनावर बेईमान
अढ़ाई गज की ओढ़नी कहानियाँ हैं। चित्रा मुग्दल के अब तक के 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके। अगला प्रश्न है 477, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? इसमें सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथाकार रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता। इसमें आदिवासियों वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया। यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें नीलू नीलिमा नीलोफर ये उपन्यास है। विकल्प ए सही है। ये सामाजिक अवरोधों पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास भीष्म सैनिका नीलिमा नीलोफर भीष्म सैनिका सामाजिक अवरोधों पर पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास भीष्म सैनिका, जो कि नीलिमा नीलोफर, इसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ। भीष्म सैनिक का लिखित अन्य उपन्यास है झरोखे, तमस, बसंती, मैयादास की गाड़ी, कुंतो आदि, ये सभी भीष्म सैनिक के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ अस्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो इसमें बताना है गर्मराग उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ अस्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके उपन्यास गर्मराग का नायक चेतन नहीं है। गर्मराग उपन्यास का प्रमुख पात्र जगमोहन है। गर्मराग उपन्यास का प्रमुख पात्र जगमोहन है, जबकि अस्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव, इस ठाव का प्रमुख पात्र, इन सभी के पात्र चेतन है। चलिए अगला प्रश्न। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा, ये कथन किस इतिहासकार का है? ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। उपन्यास के संदर्भ में यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का जन्म 1919 को जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, तथा निधन 2008 को वाराणसी में हुआ था। पांचाली, कुंती, लहरें और कगार इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।